Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. भाई बाजार में बवाल बहुत होते हैं, आपके मन में सवाल बहुत होते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब अक्सर नहीं मिलते हैं। सवाल मन में उठते जरूर हैं, लेकिन उनको पूछ नहीं पाते हैं। आखिर पूछें तो किससे पूछें, और पूछें तो सही सवाल का सही जवाब मिलेगा, इसकी गारंटी क्या है? तो देखिए, सवाल जवाब का सिलसिला अगर आप जारी रखेंगे तभी आप आगे बढ़ते रहेंगे और बाजार की पहेली को सुलझा पाएंगे। तो सवाल जवाब के सिलसिले को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए आज एक विशेष कार्यक्रम की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसका नाम है लाजवाब। और लाजवाब में आप ही के मन के सवालों को मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आपके एक एक सवाल का जवाब मिलेगा और बिल्कुल साफ जवाब मिलेगा लाजवाब में। तो आइए देखते हैं कि लाजवाब में इस सप्ताह कौन से सवाल आए। नमस्कार, जी हां, पूछिए, सवाल पूछिए। कोशिश पूरी रहेगी कि आपको जवाब मिले और जवाब भी सही मिले, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो पूछिए, जो दिल में आए वो पूछिए। पहला सवाल सर आपसे ये है कि 2025 बाजार के लिए कैसा रहेगा? अभी तक तो 2025 ने अच्छा खासा सताया हम सभी को। अब 25 के जो बचे हुए महीने हैं, इसमें क्या हाल होगा हमारा? आपको क्या लगता है? भाई 2025 बाजार के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब इसके पीछे ठोस वजह है। देखिए, बाजार में करेक्शन लंबे समय से ड्यू था। मेरा ये अनुभव कहता है कि बाजार में करेक्शन आने के अलग अलग कारण बनते हैं। हर बार कारण अलग होते हैं। कभी डोनाल्ड ट्रंप कारण होते हैं, जैसे कि इस बार थे। कभी कोई और वजह बन जाती है, कभी रूस और यूक्रेन का संकट, कभी दक्षिण और उत्तरी कोरिया के बीच का संकट, कभी कोई घरेलू कारण, कभी किसी प्रकार का टैक्स। इस प्रकार का कोई ना कोई वजह गिरावट की बनी जाती है, लेकिन जब गिरावट को आना है वो अपने समय से निश्चित रूप से आती है। तो बाजार में जो हमने तेजी देखी, जिस तरह से टेक्निकल इंडिकेटर्स पर निफ्टी और सारे जितने भी इंडाइसेस हैं वो सारे ओवरबॉट टेरिटरी में चले गए थे, गिरावट आना तय था। अगर आप एक आम आदमी से भी पूछते कि बाजार इतना बढ़ गया है, 26,000 निफ्टी हो गई है, इतने कम वक्त में हो गई है, तो क्या होना चाहिए, तो लगभग हर व्यक्ति कहता था कि नहीं, अब दाम बहुत बढ़ गए हैं, करेक्शन आना तय है। तो करेक्शन आना तय था और वो आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस करेक्शन में एक मेजर लेवल 22,000 निफ्टी ने कुल मिलाकर होल्ड किया। डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से निफ्टी बाहर आ रहा है और ट्रेंड वापस से स्ट्रांग हो रहा है। तो 2025 बाजार के लिए अच्छा साल रहेगा। एफआईआई भी लौट आएंगे। ऐसा नहीं है कि विदेशी निवेशक रूठ करके चले गए हैं, वापस नहीं आएंगे। विदेशी निवेशक भी पुनः आएंगे, उनकी भी घर वापसी होगी। और जैसे ही विदेशी निवेश वापस आते हैं, एफआईआई बाइंग शुरू होती है, हमारे अपने फंडामेंटल काम करने लगते हैं। आप देखेंगे कि 2025 बाजार के लिए शानदार साल रहेगा। तो इसलिए उम्मीद मत छोड़िए। हाँ, रिस्क को ध्यान में रखिएगा अपने, और रिस्क को मैनेज करते हुए चलिए। 25 में पेशेवर निवेशक ज़्यादा पैसा कमाएंगे और जो थोड़े नए हैं उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल होगा। तो थोड़ा सीखिए, समझिए, अपने खतरे, अपने जोखिम को काबू में रख करके चलिए। 2025 में जबरदस्त संपदा सृजन होने जा रहा है। अब सर 2025 में जब बाजार गिरा तो बड़े सारे हमारे शेयर्स जो हैं वो आधे पौने रह गए। कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही गायब हो गए। अब ऐसे में क्या किया जाए, कैसे निपटे इस स्थिति से, और अब करे तो भला क्या करें? भाई देखिए, आपका सवाल जो है इसमें आपका दर्द छिपा है, और ये दर्द केवल आप ही का नहीं, सभी का है। जो भी शेयर बाजार में एक्टिव हैं उनको नुकसान हुआ इस गिरावट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज आपको कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शेयर बाजार में एग्जिट के प्रति आपको रूथलेस होना पड़ता है, यानी कि बिल्कुल बेरहमी से आपको एग्जिट करना पड़ेगा अगर आपको बाजार में लंबी दूरी तय करनी है। तो देखिए, इस प्रकार की गिरावट तो लगातार आती ही रहेगी। बाजार ने आपको कभी ये नहीं कहा कि मैं हमेशा बढ़ता रहूंगा। अगर बाजार हमेशा बढ़ते रहे तो हर व्यक्ति पैसा कमा लेगा। बाजार समय समय पर बड़ी गिरावट दिखाता है, तेज रफ्तार गिरावट आती है, बिना किसी सूचना, पूर्व सूचना, जानकारी के गिरावट आती है। तो ऐसे में समय से निकलना जरूरी है। तो एक चीज याद रखिए कि एग्जिट्स जो हैं रूथलेस होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल बेरहमी से एग्जिट कीजिए। अगर इस एग्जिट के चक्कर में नुकसान भी भुगतना पड़े तो उससे कतराना नहीं चाहिए। जब आप एग्जिट कर रहे हैं तब आपको नहीं पता है कि कितनी गिरावट आ सकती है।
तो अपनी पूंजी को बचाने के लिए उस समय निकलना जरूरी है। अगर आपके चार्ट पर एग्जिट आ रहा है, 2 मिनट का भी विलंब मत कीजिए, तुरंत निकल जाइए। नीचे के लेवल्स पर फिर मौके आएंगे, यहां नहीं तो कहीं और आएंगे। ये अगर आप बात समझ गए, समय से निकलना जान गए, तो बाजार में क्या हो, गिरावट हो, तेजी हो, आपको कोई खास फर्क उसका नहीं पड़ेगा। तो जिस किसी ने भी इस गिरावट में समय रहते एग्जिट किया, चाहे प्रॉफिट में या लॉस में, उनको गिरावट का दर्द झेलना नहीं पड़ा, उनमें अभी भी ताकत बाकी है। जैसे ही प्राइस वापस सुधर रहे हैं, ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, वो ही बाइंग कर रहे हैं। और जो लोग पहले से शेयर लिए बैठे हैं, आधे शेयर की कीमत रह गई है, फिर भी होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए नया पैसा डालना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो याद रखिए, रूथलेस एग्जिट्स के बिना आप बाजार में लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। इस गिरावट ने अगर एक चीज सिखाई है आपको, तो वह है रूथलेसली एग्जिट। सर एक बात बताइए, बड़ी चर्चा चल रही है ईटीएफ की, जहां देखिए ईटीएफ की धूम है। म्यूचुअल फंड में तो हम निवेश करते आए हैं, ये ईटीएफ क्या भला है? और क्या म्यूचुअल फंड की बजाय ईटीएफ में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद रहता है? क्या गिरावट में किसी तरह से बचाव हो जाता है अगर आपने ईटीएफ में पैसा डाला हो? तो देखिए, समझिए इस बात को कि ईटीएफ है क्या। ईटीएफ है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर आप किसी इंडेक्स को ट्रैक करना चाहते हैं, आप अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते और ना ही किसी फंड मैनेजर पे बहुत ज़्यादा निर्भर होना चाहते हैं, तो उसका एक बहुत ज़बरदस्त जरिया है ईटीएफ। यानी आप ये कहें कि आप किसी एक इंडेक्स पर बेंचमार्क ईटीएफ खरीद रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप निफ्टी का ईटीएफ खरीद लें, तो देखिए जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा वैसे वैसे आपको रिटर्न आएंगे। एक बड़ी पते की बात आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अधिकांश लोग इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। यानी कि कहने को तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम इंडेक्स से बेहतर रिटर्न लाते हैं, हमारे रिटर्न जबरदस्त हैं। कई बार हमें ऐसा मुगालता भी हो जाता है कि हमारे रिटर्न वाकई में अच्छे हैं, लेकिन कभी आप अपने रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म में इंडेक्स के रिटर्न्स के साथ कंपेयर करके देखिए। इतनी जद्दोजहद के बाद, इस तरह के संघर्ष के बाद, इतने खतरे मोल लेने के बाद भी अधिकांश ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स इंडेक्स के, यानी कि अपनी साधारण सी निफ्टी के रिटर्न से भी कमतर होते हैं। और ये जो उठापटक हम करते रहते हैं, इसकी वजह से ब्रोकरेज, एसटीटी इत्यादि सब जुड़ करके हमारे रिटर्न को कम कर देता है। तो अगर आपका रिटर्न भी इंडेक्स के रिटर्न से कम है, तो इस झंझट से बचने का तरीका यह है कि चुपचाप निफ्टी के ईटीएफ, बैंक निफ्टी के ईटीएफ, या जिस आपको थीमेटिक फंड में इंटरेस्ट है, जिस थीमेटिक स्कीम में इंटरेस्ट है, या जिस थीम में आपका इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पर अगर आपका इंटरेस्ट डिफेंस स्टॉक्स में है या आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट स्टॉक्स में है, तो निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स लीजिए और कुल मिलाकर के उसका ईटीएफ खरीदते रहिए। उसमें एवरेजिंग कर सकते हैं, उसमें चार्ट पर ब्रेकआउट आने पर नया पैसा डाल सकते हैं। अगर आप ईटीएफ में निवेश करते हैं तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव निवेश होता है, वो एक साथ कई सारे शेयर खरीद पाते हैं। अगर आप केवल एक ही शेयर खरीदते हैं, पैसा सीमित है, तो उसमें वही एक शेयर आ पाता है। जबकि अगर आप ईटीएफ में पैसा डाल रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, एक साथ कई सारे शेयर्स में आपका पैसा बट करके लगता है, जिससे आपका खतरा जोखिम कम हो जाता है। तो याद रखिए कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से भी बेहतर एक विकल्प यदि है तो वो है ईटीएफ। तो अगर आपको निवेश करना है और आप सोचते हैं कि गिरावट में पैसा कहां डालें, कैसे डालें, तो उसका एक बहुत ही शानदार विकल्प है ईटीएफ। उसके बारे में जानिए, डीपली स्टडी कीजिए ईटीएफ्स को, और आप देखेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो ईटीएफ बहुत शानदार चीज है और निश्चित रूप से आपको प्रयोग करना चाहिए, समझना चाहिए उसको, उसके खतरों जोखिम को जानिए और फिर ईटीएफ में निवेश कीजिए। अब सर गोल्ड को देखिए, ये गोल्ड को क्या हो गया है? गोल्ड अब 1 लाख का होने जा रहा है। किसने सोचा था कि गोल्ड 1 लाख का हो जाएगा? हम तो 1 ग्राम गोल्ड भी नहीं खरीद पाए और गोल्ड देखते ही देखते 1 लाख का हो गया। अब करें तो क्या करें? क्या अगर अभी खरीद लें तो वो ठीक रहेगा, या ऐसा तो नहीं है कि यहीं से गिर जाएगा, या गोल्ड कहीं 2 लाख का तो नहीं हो जाएगा? भाई देखिए, गोल्ड तो जबरदस्त अप ट्रेंड में है। देखिए, जब मैंने चार्टिंग पहली दफे सीखी थी, समझी थी, किताबें पढ़ना शुरू किया था, बरसों पुरानी बात है, तो पहला कॉन्सेप्ट जो चार्टिंग में आता है, जो सबको सीखना होता है और जिसको आपको आत्मसात कर लेना है, अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में उतार लेना है अपने अंदर, वो है डाउ थ्योरी। और डाउ थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट असूल ये है कि जो ट्रेंड एक बार चल पड़ता है वही चलता रहता है। तो अगर मान लीजिए कोई शेयर की कीमत बढ़ रही है, उसके बढ़ते रहने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती। हमें लगता है कि शेयर तो बहुत बढ़ गया है,
लेकिन बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती। कितने ही शेयर्स ऐसे हैं जो 1 रुपए से 100 रुपए, 1000 रुपए हो जाते हैं। तो अगर शेयर की कीमतें 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हो सकती हैं, तो कमोडिटी के प्राइसेस भी कई गुना हो सकते हैं, जो कि अब हम गोल्ड में होता हुआ देख रहे हैं। जैसे जैसे कीमतें ऊपर बढ़ती हैं, सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपये में शेयर खरीदा, कीमतें बढ़ी, सबसे पहले 12-13 हज़ार के दाम पर उसके मन में खुलबुली होने लगती है। सबसे पहले वही निकल आता है। कमजोर हाथ उस शेयर को बेचकर बाहर होने लगते हैं। लेकिन जब वो बेच रहे होते हैं, सामने से कोई खरीद रहा होता है। खरीदने वाला होता है पेशेवर, प्रोफेशनल, बड़ा इन्वेस्टर, जिसको पूरा खेल पता है, जिसको आगे की यात्रा दिख रही है। वो खरीदता है, कमजोर हाथ निकल जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, वीक हैंड्स निकल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स आ जाते हैं मार्केट पे। और वही स्ट्रॉन्ग हैंड्स बाद में कीमतों को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो गोल्ड में भी यही होता हुआ दिख रहा है। कमजोर हाथ निकल रहे हैं, मजबूत हाथ आ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं वो गोल्ड के पक्ष में हैं। तो जहां अब ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को सलाम कीजिए, उगते सूरज को प्रणाम कीजिए और याद रखिए कि ट्रेंड पर शंका मत कीजिए। यानी कि कभी भी ट्रेंड को अपने संदेह के घेरे में मत लाइए, कटघरे में खड़ा मत कीजिए। अगर ट्रेंड चल रहा है तो उसको सलाम कीजिए और उसके साथ हो जाइए। कभी कभार ट्रेंड रुक जाते हैं, बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, लेकिन अधिकांश बार आप देखेंगे कि जो ट्रेंड चल रहा है वही चल रहा है। तो इसीलिए गोल्ड कहाँ रुकेगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जब तक ट्रेंड चल रहा है, आपका कर्तव्य ये है, आपके लिए सही चीज़ ये है कि आप कदम से कदम मिला करके उसके साथ चलें। तो गोल्ड ने ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट की है। पहली बार मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा देखा है कि गोल्ड के रिटर्न्स इक्विटी से मैच कर रहे हैं, इक्विटी को बीट कर रहे हैं। तो गोल्ड में आउट परफॉर्मेंस चल रही है। ग्लोबल करेंसी क्राइसिस है और इसका फायदा गोल्ड को मिल रहा है। तो अगर आप भी निवेशित हैं गोल्ड में, तो बने रहना चाहिए, चार्ट्स देखते रहिए। अच्छा सर, एक बात बताइए, मेरे पास ICICI बैंक था, मैंने लिया हुआ था, सारा बाजार गिर रहा था। टीवी पर सब जगह लोग कह रहे थे कि बड़ी कोई त्रासदी होने वाली है, इतना बाजार गिर रहा था, लोगों का पैसा टूट रहा था। कोई कहता था कि निफ्टी 18,000 आ जाएगा, तो कोई कहता था कि निफ्टी 15,000 आ जाएगा। मैंने ICICI बैंक बेच दिया। जैसे ही मैंने बेचा, ICICI बैंक बाजार से कम गिरा और अब देखिए कहाँ पहुंच गया। अब मैं क्या करूं बताइए, क्या मेरा फैसला गलत था? भाई, आपका फैसला सरासर गलत था। अब देखिए, हाइंडसाइट पे, यानी कि घटना घट जाने के बाद कहना बहुत आसान होता है कि तुमने तो गलत किया था, तुम्हें तो रखे रहना चाहिए था, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि कीमतें बढ़ गई। लेकिन क्यों आपका फैसला गलत था, ये समझिए। देखिए, जब बाजार घट रहा होता है, जो शेयर्स बाजार से कम घटे, यानी कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ ताकत है। जब इतनी सेलिंग आ रही है, विदेशी निवेशक बेच रहे हैं, भारत के निवेशक भी डरे हुए थे, सभी बिकवाली के मोड में थे, तो क्या वजह थी कि यह शेयर नहीं गिर रहा है? इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा है जिसको पता है कि इस शेयर में तो ठोस वैल्यू है। तो जो शेयर गिरावट में कम गिरता है, उसमें अंदरूनी ताकत होती है, उसकी जड़ों में तेजी होती है। जैसे ही बाजार वापस से संभलता है, आप देखिए सबसे पहले दौड़ उन्हीं शेयर्स ने लगाई जो गिरावट में कम गिरे, और जो गिरावट में ज्यादा गिर रहे थे, सबसे ज्यादा टूट रहे थे, वो अभी भी ठीक से संभले नहीं है। तो इस बात को समझिए, ये बड़ा गूढ़ ज्ञान है चार्टिंग का, ट्रेडिंग का, जो शायद आपको तुरंत देखने से प्रथम दृष्टा नहीं समझ आएगा, लेकिन जब आप इसकी गहराई में उतरेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा कि ICICI बैंक, जो कि बाजार की गिरावट में टस से मस नहीं हुआ, जब बाजार में इतनी बड़ी आंधी तूफान आएगी तो सभी शेयर्स हिलते हैं, गिरते हैं, थोड़े से लड़खड़ाते हैं। लेकिन ICICI बैंक ने अपनी जमीन संभाली हुई थी, रुका हुआ था, और जैसे ही बाजार में हल्की सी तेजी आई, सीधा लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर ये स्टॉक आ गया। तो इसका मतलब आउट परफॉर्मिंग शेयर है। आउट परफॉर्मिंग शेयर्स को थामे रहिए। जो कमजोर हैं, जो गिर रहे हैं, जो सुधर नहीं रहे हैं, हल्की सी नेगेटिव न्यूज आती है, सीधे 10-15% गिर जाते हैं, और पॉजिटिव न्यूज आती है तो बड़ी मुश्किलों से 1-2% चलते हैं ऊपर, यानी कि उनकी जड़ों में कमजोरी है। ऐसे कमजोर शेयर से दूरी बनाएं, ताकतवर शेयर से नाता जोड़ें, तभी पैसा बनेगा। तो आपका जो निर्णय था ICICI बैंक को गलत वक्त पर बेचने का, सरासर गलत था। कोशिश कीजिए आउट परफॉर्मिंग शेयर्स को होल्ड करें, अंडर परफॉर्मिंग शेयर से दूर रहें। तो सर, अब ये भी बता दीजिए कि बाजार में क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए?
भाई देखिए, लेना चाहिए प्रभु का नाम। प्रभु का नाम है, वो लिए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि प्रभु का नाम लीजिए। क्या नहीं लेना चाहिए? तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। देखिए, बाजार में इतनी उथल पुथल हुई, गिरावट हुई, जिसे देखिए ऐसे चेहरे के भाव थे, इतने परेशान, इतने व्याकुल, इतने व्यथित थे लोग, कि जब आप इतनी चिंता में होंगे तो सही निर्णय कैसे कर पाएंगे। तो ये जो पूरी गिरावट है, इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी बात है कि अब करना क्या चाहिए? तो करना चाहिए आपको केवल फोकस, यानी कि बहुत ही फोकस होकर के रिस्क को मैनेज करते हुए सही शेयर्स में पैसा डालिए और बाकी सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए। देखिए, आप शेयर्स के ट्रेंड नहीं बदल सकते, शेयर्स का भाग्य आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना काम अगर सही ढंग से करते जा रहे हैं तो खुद ब खुद बाजार आपको रिवॉर्ड करेगा। तो इस गिरावट ने भी बहुत कुछ सिखाया और आपके मन में जो सवाल आए, मैंने प्रयास किया उनके जवाब देने का। अगर आपके मन में भी आज की इस बातचीत को सुनकर कोई सवाल कौंध रहा हो तो यही मंच है। आप अपना सवाल तुरंत कमेंट में लिख भेजिए। अगले एपिसोड में लाजवाब के मैं उस सवाल का आपको बिल्कुल दो टूक जवाब दूंगा। हो सकता है कि जब जवाब सुने तो अच्छा ना लगे, खरी बात कई बार अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बिना लाग लपेट के बिल्कुल सही उत्तर मिले। तो सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा लाजवाब के अगले एपिसोड में। कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे जरूर बताइएगा। कौन से सवाल आपके हैं पूछिएगा जरूर। सवाल पूछेंगे तभी जवाब मिलेगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद,